నేత కొండాల గారు, उत्तम कुमार గారు, जनारेड्डी गारू, दामोदर राज नरसिम्हा गारू आसिफाबाद में आएंगे। वहां एक तेलंगाना गेलपू रैली होगा। 4 बजे को प्रधानमंत्री भोंगीर में पब्लिक मीटिंग एड्रेस करेंगे 4 बजे को। और परसों 27 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी आंडोल मेडक में एक पब्लिक मीटिंग एड्रेस करेगी। तो अगले 3 दिन में कांग्रेस का हाई वोल्टेज कैंपेन है। मैं खुद 32 कंस्टिट्यूएंसी का मैंने दौरा किया अभी तक, 32, और अगले 3 दिन में 8-10 और करूंगा। तो कुल मिलाकर अबाउट 45 कंस्टिट्यूएंसीज आई विल कवर। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी। हमारा अलायंस सीपीआई के साथ है, तो जब हमको सरकार बनानी है तो सीपीआई का मदद तो जरूर होगा, क्योंकि वो हमारे अलायंस पार्टनर हैं। और मुझे विश्वास है कि तेलंगाना की जनता कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी देगी। आज राहुल गांधी जी ने वरंगल में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, तेलंगाना के छोटे किसान के लिए 2 लाख रुपए तक लोन वेव किया जाए। 2 लाख। वो अभी उन्होंने वरंगल में घोषणा की है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर लोन वेवर फॉर लोन्स अप टू 2 lakhs। रिटायरमेंट एज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट 58 से 60 किया जाएगा। अगले 2 साल में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी अगले 2 साल। और जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज जिन्होंने 8 साल खत्म किया है, उनको रेगुलराइज किया जाए। मैं कुछ इस जिले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 2 तारीख जून को जब तेलंगाना का जन्म होगा, ऑफिशियल जन्म, अभी अनऑफिशियल बर्थ हो गया है, जून 2 ऑफिशियल डिलीवरी होगी, कंसेप्शन हो गया है, अभी डिलीवरी 2 तारीख को होगा। उस दिन सिंगरेनी कोलियरीज, आज सिंगरेनी कोलियरीज में 51% गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जून 2 से 51% गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो सिंगरेनी कोलियरीज विल कम अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। दूसरी बात, मैं खुद यहां जयपुर मंडल में फरवरी 2010 को आया था, रोजैया गारू के साथ फाउंडेशन स्टोन मैंने लगाया था। 1200 मेगावाट पावर प्लांट, सिंगरेनी कोलियरीज का पावर प्लांट 2 into 600 मेगावाट। और ये अप्रैल 2015 तक पूरा कमीशन हो जाएगा। ऐसे तो दिसंबर 2014 तक होना चाहिए, पर 4-5 महीने का कुछ डिले हुआ है। ये प्लांट, जब मैं एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर था, तब मैं यहां आया था फाउंडेशन स्टोन लगाने के लिए, और ये 1200 मेगावाट का प्लांट हुआ।
इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेट अप 4,000 मेगावाट पावर प्लांट इन तेलंगाना। 4,000 मेगावाट। वो कहाँ होगा वो अभी तय करना है, पर एनटीपीसी लगाएगी। ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा गया है कि तेलंगाना में एक 4,000 मेगावाट का पावर प्लांट एनटीपीसी लगाएगी और खम्मम डिस्ट्रिक्ट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टील प्लांट लगाएगा। बयारम आयरन ओर के इस्तेमाल करके खम्मम डिस्ट्रिक्ट में एक स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी लगाएगा। ये सब कानून में, तेलंगाना बिल में लिखा है। तेलंगाना बिल अभी कानून बन गया है और प्रेसिडेंट की अनुमति भी मिल गई है। 1200 मेगावाट का प्लांट मैंने आपको बताया है। और प्राणहिता चेवाला प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट दिए जाने के बारे में कांग्रेस पार्टी मानती है कि इस पर और थोड़ा विचार करने की जरूरत है। हम इसके पक्ष में हैं, पर कुछ टेक्निकल डिटेल अभी टेक्निकल क्लियरेंस सेंट्रल वाटर कमीशन से मिलना है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ महीने में प्राणहिता चेवाला, जिसका जिक्र मुझे पहले 15 साल पहले हमारे नौजवान साथी विवेक के पिताजी जी वेंकट स्वामी गारू ने मुझे कहा था 15 साल पहले। उन्होंने प्राणहिता चेवाला का जिक्र किया था। मैंने जीओएफ में प्राणहिता चेवाला की बात उठाई। जैसा कि आप जानते हैं, पोलावरम को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया है क्योंकि पोलावरम को सीडब्ल्यूसी से टेक्निकल क्लियरेंस मिल गया। मैं एक और दो बातों का जिक्र करना चाहता हूं, जिसको बार बार केसीआर धुआं फिराकर कुछ धुआं खड़ा कर देते हैं। धुआं खड़ा करना केसीआर का रोजाना काम है। धुएं के बिना केसीआर जी नहीं सकते और कुछ के भी बिना जी नहीं सकते, उसके बाद नहीं करूंगा। पर धुआं और कंफ्यूजन लाना उनका रोजाना काम है। हैदराबाद के बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हैदराबाद तेलंगाना का है। हैदराबाद में जो कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को ही जाएगा। हर साल हैदराबाद में करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपया, 25,000 to 30,000 करोड़ की कमाई होती है। वो तेलंगाना की तिजोरी में जाएगा, उसका डिवीजन नहीं होगा। ओके। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में केसीआर ने काफी कुछ घुमा फिराकर जलेबी बनाया है। मैं उस जलेबी से थोड़ा तेल निकालना चाहता हूं। जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयज हैं वो वही रहेंगे, जो जोनल एम्प्लॉयज हैं वो वही रहेंगे। सवाल उठता है स्टेट लेवल एम्प्लॉयज का, और वो करीब 50,000 हैं। 50,000 उनमें से करीब 40,000 का कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन, नेटिविटी के आधार पर यह बाइफर्केशन होगा। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। हैदराबाद का मैंने आपको बिल्कुल जिक्र किया है। एक बात जरूर है,
कि हैदराबाद 10 साल के लिए कॉमन कैपिटल रहे और कॉमन गवर्नर होगा और गवर्नर को स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, पावर नहीं, अधिकार नहीं, जिम्मेदारी। अधिकार और जिम्मेदारी में बहुत फर्क है। आप लोग सब पत्रकार हो, आपके पास अधिकार नहीं होता है, मालिकों के पास अधिकार होता है। आपके पास जिम्मेदारी होती है। मालिक लोग अधिकार चलाते हैं, आप लोग जिम्मेदारी करते हैं, है ना। गवर्नर के पास स्पेशल पावर है, पावर नहीं है, स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ही विल कंसल्ट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, एक्सरसाइज स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और किसके बारे में? लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हमने ये क्यों किया? केसीआर के धमकी के कारण। रोज धमकी दिया करते थे, सेटलर को भागो, सबसे बड़े सेटलर तो केसीआर ही है, खुद ही सेटलर है और सबको सेटलर कहते हैं। एक माहौल पैदा कर दिया हैदराबाद में कि कोई वहां सुरक्षित नहीं है। और हैदराबाद एक महत्वपूर्ण शहर है, हमारा देश का चौथा आईटी सेंटर है, चौथा फोर्थ। और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि 5 साल में हैदराबाद विल बिकम नंबर 2 इन आईटी। टुडे बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। 5 साल में बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई होगा। तो हैदराबाद को हमें सुरक्षित रखना है। इसीलिए गवर्नर को जब तक कॉमन कैपिटल होगा, गवर्नर को विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं लॉ एंड ऑर्डर की। What else was? Yeah. This well-known award comes in Chennur constituency. Yes, Jaipur. मैं इनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और फाइनल पॉइंट, कुछ हमारे विधानसभा क्षेत्र में कुछ रेबल कैंडिडेट हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। रेबल अपने बल पर नहीं खड़े होते हैं, रेबल के पीछे कोई गॉडफादर भी होता है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के सिर्फ ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं जिनको हैंड सिंबल मिलता है। अगर कोई समझता है, और हमारी सीपीआई के साथ अलायंस है, अगर कोई समझता है कि वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए और वो जीत जाएगा और वापस कांग्रेस पार्टी में आएगा, मैं साफ कर देना चाहता हूं, उनके लिए दरवाजे बंद है। रेबल होता है। कांग्रेस पार्टी कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है। आए जाए, जिन्होंने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, उनके लिए कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं है। और मैं सभी सीनियर लीडर्स को भी संदेशा भेजना चाहता हूं, उनके चेले जो रेबल के काफी खड़े हुए हैं, उनको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बीमारी ज्यादा नहीं है, 3-4 जगहों में है। मैं कहां है मैं नहीं बताऊंगा, आपको सब जानकारी है। 3-4 जगहों में है, पर मैं अवैयो 3-4 जगहों में है,
और मैं इसीलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं पार्टी की ओर से। अभी आपको कोई सवाल पूछना तो पूछिए। सर एक मिनट, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट इज 180 किलोमीटर। सॉरी, आदिलाबाद is 180 kilometers. हाँ मैं आपको यहाँ मंचिलिया डिस्ट्रिक्ट। No, I'm sorry. I'm glad you reminded me. I said this in the morning. I should say it again. मंचिलिया डिस्ट्रिक्ट। आज तेलंगाना में 4 करोड़ जनता के लिए सिर्फ 10 जिले, only 10 districts. Congress party will immediately form 10 more new districts. मंचिलिया will be one of them. Adilabad is probably the biggest district in Telangana, and I'm sure Adilabad will be having 2 districts. Now, my friend here wants Mancherial. I cannot. I'm not governor of Telangana. I cannot commit. But all I can say is, Telangana, if Congress comes to power, when Congress comes to power, one of the first acts of the Congress government will be to set up 10 new districts. Today there are 10 districts. We will set up 10 more new districts. I am sure ये लोग महारथी लोग हैं, अरविंद रेड्डी और विनोद जी के साइंस देखकर ही एक नया डिस्ट्रिक्ट जगल हो जाएगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ये करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं 10 साल से ये कह रहा हूं आंध्र प्रदेश सरकार को, इंडिया में एवरेज साइज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट is 15 lakhs. All India average. In Andhra Pradesh, average size of a district is 30 lakhs. Double. तो छोटे जिले होने की जरूरत है और ये कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। और एक चीज अब आते ही बताए। हाँ बोलिए। हाँ, वोल्टेज के बारे में आप बताएं। वोल्टेज कांग्रेस का वोल्टेज कैसा है तेलंगाना? कांग्रेस का एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, सिर्फ हाई वोल्टेज नहीं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। और टीआरएस को वो इलेक्ट्रीक्यूट करेगा। ये एक मिनट, एक तो मैं पहले बता दूं, ये टीआरएस गलत बना, ये तेलंगाना राष्ट्र समिति नहीं है, ये दोहरा राष्ट्र समिति है। इसको डीआरएस कहना चाहिए, टीआरएस नहीं। और डीआरएस को सून बीआरएस लेना होगा। हमारा कैंपेन हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, हम लोग लगे हुए हैं और मैं आपको विश्वास के साथ कहूंगा कि हमारी सरकार बनने वाली है। कितने सीट आएंगे सब? कितने सीट आएंगे? नहीं, सीटों का यार मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, पर मैंने कहा मेजॉरिटी हमारी और सीपीआई की होगी। आप समझ सकते हैं, हमें 60 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। 60 के कम होंगे तो हमें और किसी का सहारा लेना होगा। मैं आपको कह रहा हूं, हमको और किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे वापस आना है यहाँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से भाग नहीं वाला हूँ। सॉरी, आदिवासियों के बारे में मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहला, जो आदिवासी जंगल में रहते हैं उनको पट्टे दिए जा रहे हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। और मैंने जब फॉरेस्ट मिनिस्टर में था, मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था ताकि बैम्बू, खास तौर से आदिलाबाद में बैम्बू इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बैम्बू का जिक्र कर रहा हूं। बैम्बू का कंट्रोल आज प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथ में है। हमने जहां फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया है पट्टे, वहां बैम्बू का कंट्रोल हम ग्राम सभा को देंगे। मिडिलमैन को हटाएंगे, प्राइवेट कंपनी के पास नहीं होगा पर ग्राम सभा के पास होगा। दूसरी बात, जब लैंड एक्वायर होता है ट्राइबल एरियाज में, ग्राम सभा के परमिशन के बिना
लैंड एक्विजिशन नहीं हो। ये नया लैंड एक्विजिशन कानून बना। सेल्फ रूल यार, तेलंगाना मूवमेंट ही सेल्फ रूल के आधार पर, हाँ अभी ये सेल्फ रूल हो जाएगा। तेलंगाना ही सेल्फ रूल के आधार पर चला था ना। आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा को और मजबूत करने की जरूरत है। सर, आप दलित को कोई सीएम बनाने का कुछ कांग्रेस पार्टी दलित को सीएम बनाना हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। 50 साल पहले दामोदरम संजीवయ్య गारू आंध्र प्रदेश के पहले, हिंदुस्तान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान में दलित मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में वीपी नायक और छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी आदिवासी मुख्यमंत्री बने। बिहार में अब्दुल गफूर और राजस्थान में मीर बरकतुल्ला हमारे देश के पहले मुसलमान मुख्यमंत्री बने। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना बनाया है सामाजिक न्याय के लिए। सामाजिक न्याय माने दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी और महिलाएं। दलित, आदिवासी, बैकवर्ड परिवार के लिए नहीं, एक परिवार के 15 सदस्य विधानसभा लड़ रहे हैं और 5 सदस्य लोकसभा लड़ रहे हैं। एक परिवार, उस परिवार का नाम लेना मैं नहीं उचित समझता हूं। वो जानते हैं आप कौन सा परिवार है, एक ही परिवार है। तो उसके लिए हमने तेलंगाना नहीं बनाया। तेलंगाना बनाया वीकर सेक्शन के लिए। तो वीकर सेक्शन से सीएम बनेगा। वीकर सेक्शन से हमें सपोर्ट मिलेगा। अभी सीएम कौन बनेगा? देखिए, अमिताभ बच्चन ने स्टार प्लस में एक प्रोग्राम चलाया था, आपको याद होगा, कौन बनेगा करोड़पति। ये हमारा इलेक्शन कौन बनेगा सीएम का नहीं होता है, कौन बनेगा पीएम का नहीं होता है, किस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगा उसको होता है। इसीलिए मैंने कहा नरेंद्र मोदी और राहुल, आप सब लोगों ने पूछा राहुल गांधी को आपने पीएम क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया। हाँ, वही सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं आपको। हम नहीं मानते कि हिंदुस्तान में इलेक्शन ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है। व्यक्तियों के बीच, पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है। पार्टी पीएम चुनती है। तो हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, हमारा इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट नहीं है, और कौन बनेगा पीएम का कॉन्टेस्ट नहीं है, कौन बनेगा सीएम का कॉन्टेस्ट नहीं है। पार्टी को मेजॉरिटी मिलना। और मोदी जी क्या देना है? देखिए, तेलंगाना में हमारा सीपीआई के साथ लाइन्स। सीपीआई कॉमरेड नारायण गारू खम्भम सीट लड़ रहे हैं पार्लियामेंट के लिए, और 7 सीटें सीपीआई लड़ रही हैं। मैं खम्भम गया था, आज और कल मैं हैदराबाद में हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सीपीआई के लिए लड़ रहे हैं और सीपीआई के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। गठबंधन हमारे लिए, ये हमारे पुराने साथी हैं। केरला में हमने 5 साल सरकार चलाया है और केरला के सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर, ये लोग भूल रहे होंगे पर मैंने नहीं भूला है, अच्युतानंदन, सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर सीपीआई के थे और कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया। ऐसे तो सीपीआई और कांग्रेस में अच्छा तालमेल होता है। ये सीपीआई के माफिक नहीं है, थोड़ा कांग्रेस वाली है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सीपीआई के लिए काम करेंगे और सीपीआई के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम करेंगे। किसके बारे में? टीआरएस? नहीं, देखिए,
तेलंगाना बनने के पहले जब कुछ हमारे साथी हमारे साथ नहीं थे, गलती से भटक जाते हैं कभी कभी। तेलंगाना के बाद मैं इनके बारे में बताऊंगा और कुछ अलग। तेलंगाना बनेगा, टीआरएस कांग्रेस में मर्ज हो जाएगा, ये केसीआर का बयान है। ठीक है? हरीश राव मुझसे आकर मिले, इनके सामने हरीश राव आए, सर तेलंगाना बना दीजिए, और मैं डेट भी बता सकता हूं, 19 तारीख फरवरी, 20 तारीख को राज्यसभा का वोट था। मैंने हरीश राव से पूछा, अगर राज्यसभा में पास नहीं होगा तो क्या करोगे? इसे साहब राज्यसभा में पास करा दीजिए, हम मर्ज कर देंगे कांग्रेस पर। तब क्या हुआ? 20 तारीख को हमने पास किया, 22 तारीख को पूरा एक रेलवे कोच केसीआर का परिवार सोनिया जी से मिलने गया। बेटा बेटी, दामाद, पोता पोती, सब लोग फोटो खींचे। पर जब नहीं, पर हमें दिक्कत नहीं है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो आप जानते हैं केसीआर की कलाकार आदमी है, बोलते एक चीज है, करते और कुछ। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो झूठ बोलते हैं कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए। ठीक है ना? आपने झूठ बोला होगा, मैंने झूठ बोला होगा, उन्होंने झूठ बोला होगा, कुछ ऐसे सिचुएशन है, वहां से निकलने के लिए कई लोग झूठ बोलते हैं। पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके खून में झूठ बहती है और वो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। केसीआर ऐसे व्यक्ति हैं। तो हमने इस पर कोई भरोसा नहीं किया। माफ कीजिए, मैं आपके पुराने दोस्त के बारे में अनुरोध करो। नहीं साहब, अब वो पहचान के आपके पास आए। अच्छा, मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। एक मिनट। जब केसीआर कहते हैं कि तेलंगाना मैंने बनाया है, तेलंगाना किसने बनाया? 12 कांग्रेस एमपीओ ने बनाया। विवेक राजैया, पोन्नम, मधुराक्षी गौड़, सुखिंदर रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, बलराम नायक, ये रोज मैं आपको बताऊं, मुझे सिर दर्द दे दिया था इन्होंने। 4 साल तक ये लोकसभा चलने नहीं दिया इन्होंने। मैंने इनका रखा था टी सीरीज। आपको याद होगा वो सीडी निकलता था, टी सीरीज। इनको टी सीरीज, गुलशन कुमार, इनको टी सीरीज का नाम मैंने रखा। रोज का गाना, एक ही गाना, तेलंगाना। और टीआरएस लोकसभा में 2 टीआरएस एमपी थे। एक एमपी जो कभी लोकसभा आता ही नहीं था, और दूसरा एमपी जो दूसरे एमपी से बात नहीं करती थी। 2 एमपी थे टीआरएस के। राज्यसभा में कोई एमपी नहीं था। लोकसभा में जब डिबेट बिल आया, टीआरएस का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। मैं आपको बताऊं, 0। राज्यसभा में जब बिल आया, 0। बिल की तैयारी में कांग्रेस, बिल के पास करने में कांग्रेस, टीआरएस का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। तो आज जो केसीआर कहते हैं कि अब मैंने तेलंगाना बनाया है, बिल्कुल गलती। तेलंगाना बनाया है और आंदोलन जो किया गया है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने तेलंगाना बनाया है। ये 12 एमपीओ ने बनवाया। सर, देते बहुत देर कर दिया, क्योंकि 1200-1300 लोग बलिदान दे दिए यहाँ। आप ऐसा क्यों हुआ? अगर देने वाले हैं तो आप पहले ही देना था। जब श्रीकांतचारी मर गया था, कुछ लोग कांस्टेबल किस्टाया मर गया था, जब क्यों आप रिएक्ट नहीं हुए? 1200-1300 लोग बलिदान देना पड़ा, जब तक क्यों देखना पड़ा कांग्रेस को? जरा इसका खुलासा दीजिए। एक चीज इसका खुलासा दूंगा। बहुत लोगों ने अपनी जान दिया है, बड़े अफसोस की बात है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है मैनिफेस्टो में
कि हर एक शहीद परिवार को पेंशन दिया जाएगा, हर एक शहीद परिवार को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और एक मेमोरियल हैदराबाद में बनाया जाएगा। पर बलिदान तो हुआ है, नौजवान अपने आप को डिमोलिशन किया है, सुसाइड किया है, कुछ किया है, पर अपना जीवन दिया तेलंगाना के पास। दो चीजें मैं कहना चाहता हूं इसको। एक तो कुछ भड़काया भी गया। अगर टीआरएस के नेता मंच पर अपने आप पर पानी फेंकते हैं, क्या सिग्नल दे रहे हैं आप स्टूडेंट को कि अपने आप पर केरोसिन फेंको? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग सब जानते हैं। टीआरएस के नेता अपने आप पानी फेंकेंगे और क्या कर रहे हैं आप? प्रोवोक कर रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को। तो एक तो ये हो। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में कंसेंसस बनाना था। कांग्रेस पार्टी को यहां असेंबली में कंसेंसस बना था। असेंबली में तो नहीं बन पाए हमारा, और उसके बावजूद हमने पार्लियामेंट में तेलंगाना का बिल लाया। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि तेलंगाना का बिल पहले आना चाहिए था, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, पर हमारे अंदर की बीच अलग अलग विचार थे। आज भी कांग्रेस पार्टी में अलग विचार है। हमारा तो यहां मुख्यमंत्री, इनके खास दोस्त, हैदराबाद पब्लिक स्कूल के दोस्त, हाँ इनके भी दोस्त, खास दोस्त, सब एक्सपीएस के बैच, सब हमारे खुद के चीफ मिनिस्टर इसके खिलाफ थे। हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में अलग अलग विचार थे। और कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी की जरूरत थी। और आप पूछेंगे बीजेपी सपोर्ट करे, बीजेपी तो लोकसभा में सपोर्ट किया, राज्यसभा में क्या हुआ? लोकसभा में सुषमा स्वराज ने तो कह दिया कि सोनिया गांधी पेरियम्मा नानू चिन्नम्मा, तो कह दिया ना। पर जब वो बिल राज्यसभा में गया, 18 तारीख को लोकसभा में पास हुआ, 20 तारीख को राज्यसभा में आया। राज्यसभा में क्या हुआ? आपके दोस्त पेद्दलू गौरवनीयु वेंकैया नायडू गारू क्या कहा उन्होंने? ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल इलीगल है, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। ये हुआ ना, 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटे इसी पर बहस हुई। वी विल नॉट अलाउ बिल, बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिल इज इलीगल। और एक बारी वेंकैया नायडू शुरू कर देते हैं ना, वो एक्सप्रेस ट्रेन के माफिक, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा नहीं, सेमीकोलन नहीं, बोलते ही गए 4 घंटे। हमें उनको बनाना पड़ा और उस दिन बिल पास नहीं होता। अगर कांग्रेस पार्टी कहती हम यहां से नहीं जाएंगे, इस बिल नहीं पास होगा। तो जो आपने सवाल उठाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई कांग्रेस पार्टी डिड नॉट do it earlier? I could not do it earlier. I agree with you. It is painful. Look, over 1,000 people have lost their lives. 273 numbers needed to pass in Parliament. Congress had only Kiran Kumar Reddy criticizing you and Congress party, sir. I am challenging this bill in Supreme Court. Okay, I will answer that question. First of all, I am not a constitutional expert like Kiran Kumar Reddy. So I will answer that question. This bill, Telangana bill, is based on Article 3 and Article 4 of the Indian Constitution. Article 3 was inserted by Dr. Ambedkar. Article 3 and Article 4 gives overriding powers to Parliament to create new states. Okay? Number 1. Number 2. There are 4 Supreme Court judgments, 1959, 1979, 2002 and 2009. 4 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने कहा है कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करने का पूरा अधिकार है। अच्छा, दूसरी बात,
आर्टिकल 3, एक मिनट, 1 सेकेंड, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 डज नॉट से परमिशन ऑफ द असेंबली. आर्टिकल 3 does not say Parliament will create a state after getting the permission. No, after getting views of the assembly. तो किरण कुमार रेड्डी का कहना बिल्कुल गलत है, पर उनको समझाने वाला कोई आदमी नहीं रहा है इस दुनिया में. वो अपने ही दुनिया में रहते हैं. मैंने उनको खूब समझाने की कोशिश की, पर वो समझने के लिए कोई वक्त नहीं दिया उन्होंने. उनका जो पिटिशन है, सुप्रीम कोर्ट विल अपहोल्ड द तेलंगाना बिल. आई कैन शो यू. सर, आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम, अभी जो आप सिंगरेनी कॉलेज के बारे में बताए तो 51% इधर आ गया, वो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि स्टेट को ज़्यादा मिल रहा शेयर, वो बड़ी अच्छी बात है. लेकिन आज 2002 से 2002 से कोल माइंस पे थ्रू आउट इंडिया एक नया पैसा भी बजट नहीं लगाई गवर्नमेंट. इधर स्टेट गवर्नमेंट होने दो, उधर सेंट्रल गवर्नमेंट होने दो. एवरी ईयर 37 करोड़ रुपीज डिफरेंट टैक्सेस के नाम पे, डिविडेंड के नाम पे सिंगरेनी से आप स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही. एक पैसा भी सीमांध्र गवर्नमेंट ने तेलंगाना के ऊपर नहीं लगाया. 1800 करोड़, करीब 1800 करोड़ एवरी ईयर लेते गया तेलंगाना से अपना स्टेट गवर्नमेंट, अब तक नहीं लगा. और रेलवे का जो भी रेवेन्यू है उसमें 40% सिंगरेनी की वजह से आ रहा. साउथ सेंट्रल रेलवे का 10,000 करोड़, नियरली 10,000 करोड़ एवरी ईयर वो रेवेन्यू ले रहा. आज सिंगरेनी की हालत क्या है? आज तेलंगाना बना भी तो अगर बजटरी सपोर्ट नहीं मिला, अगर कोई सेपरेट पैकेज नहीं मिला, तो हमारी हालत यही रहेगी. इसीलिए आप बजटरी मिलेगी. अब जब मैं आपको कह रहा हूं, एक प्रपोजल था कि सिंगरेनी को 1/3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1/3 आंध्रा, 1/3 तेलंगाना होना चाहिए. मैंने कहा जीवन में नहीं, 51% विल गो टू गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना. नाउ 51% इज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना. गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बजट सपोर्ट देगा, देना ही चाहिए. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. यार देखो, 51% किसके पास है? तेलंगाना सरकार के पास है. अगर तेलंगाना सरकार देगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेजॉरिटी ओनर कौन है? तेलंगाना सरकार. अगर तेलंगाना सरकार कहती है मैं 10 करोड़ या 20 करोड़ या 30 करोड़ या 40 करोड़ रुपया डालूंगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैचिंग कंट्रीब्यूशन देगा. तो जो बात आप कह रहे हैं सीमांध्र में नहीं हुआ होगा, पर नए तेलंगाना सरकार में जरूर होगा, क्योंकि 51% अभी तेलंगाना का ओनरशिप है. ठीक है साहब, ये तो और 1 साल लगेगा. क्यों 1 साल लगेगा? जरूर लगेगा, क्योंकि अभी तो तेलंगाना बन रहा है जून में, नेक्स्ट ईयर बजट में जाता होगा. इसीलिए अभी कुछ पैकेज दे रहे क्या आप? कुछ सेपरेट पैकेज. मैं सीएम नहीं हूँ. नहीं, सब सीएम के वास्ते मैं सीएम नहीं हूँ. गवर्नमेंट नहीं, देखिए, मैं सीएम नहीं हूँ, और अभी तो केयरटेकर गवर्नमेंट है. अभी तो कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं लिया जा सकता. सीमांध्र को तो एक पैकेज दिए, वो तो बिल में दिए. अच्छा, मैं बताऊं, एक मिनट, आपका नाम क्या है? मुनीर. ये थोड़ा मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और जो केसीआर ने भी बार बार उठाते हैं. लगता है आपके और केसीआर में कुछ कम्युनिकेशन है. सुनिए, सीमांध्रा को पैकेज क्यों दिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है. क्यों दिया गया? क्योंकि एक ही दुल्हन थी, उस दुल्हन का नाम हैदराबाद. 2 दूल्हा थे, एक सीमांध्रा और एक तेलंगाना, और दोनों उस दुल्हन का एक पार्ट चाह रहे थे. हमारे इतिहास में द्रौपदी तो 5 लोगों की औरत, उसके बाद में कोई नहीं है. तो ये दुल्हन हमने किसको दिया? तेलंगाना को दिया. और उसका नतीजा ये हुआ
कि हर साल सीमांध्रा को 10,000 करोड़ रुपया रफली 10,000 करोड़ घाटा होगा, क्योंकि वो रेवेन्यू जो हैदराबाद से आता है, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, वो अभी सीमांध्रा को नहीं जाएगा। हमने हैदराबाद को यूटी स्टेटस नहीं दिया, हालांकि सब लोग चाह रहे थे हैदराबाद को यूटी स्टेटस दिया जाए। तो हैदराबाद को तेलंगाना को 100% देने के वजह से हमने सीमांध्रा को कुछ डेवलपमेंट पैकेज देने की जरूरत हमें महसूस की। अगर हैदराबाद को हम बाइफरकेट करते हैं तो ये नहीं होता। हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन के आधार पर इतना रेवेन्यू सीमांध्रा को जाएगा, इतना रेवेन्यू तेलंगाना को जाएगा, हमने वो नहीं किया। हाँ, और एक और चीज, जो हमने टैक्स इंसेंटिव्स दिया है बैकवर्ड एरियाज के लिए, वो सिर्फ सीमांध्रा के लिए नहीं लागू होता, वो यहाँ तेलंगाना के लिए भी लागू होता है। करीमनगर में लागू होगा, महबूब नगर में लागू होगा, राहुल गांधी बताए, मेडक में लागू होगा। सोनिया गांधी। अच्छा, और मैंने आपको कहा 4,000 मेगावाट का पावर प्लांट, स्टील प्लांट खम्मम में, ये सब। और देखो यार, सबसे बड़ी बात क्या है, 2 बड़ी जीत हुई है आप लोगों को। एक तेलंगाना बना है, सबसे बड़ी जीत है, और दूसरा हैदराबाद तेलंगाना का। इससे और तीसरा कोई जीत नहीं हो सकता। इसीलिए देखो, सीमांध्रा भी यही के केसीआर तो सीमांध्रा से ही आए हैं। आप भी सीमांध्रा के